नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। मोमेंटम झारखंड घोटाले में पूर्व सीएम रघुवर दास समेत कई अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक पीआईएल पर झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद याचिकाकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो में आवेदन दिया है और केस दर्ज कर मामले की जांच की मांग की है। आवेदन में मोमेंटम झारखंड के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, सीएम के पूर्व प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल और उद्योग सचिव पर घोटाले का आरोप लगाया गया है। इस मामले में 2018 में झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को एसीबी में आवेदन देने को कहा था। वहीं एसीबी ने कहा कि दस्तावेजों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हम लोग एसीबी में मामला दर्ज कराने इसलिए आए हैं क्योंकि हाईकोर्ट में भी हम गए हुए थे। हाईकोर्ट से डायरेक्शन मिला है कि आप एसीबी में चले जाइए, वहाँ पर आप कर सकते हैं, ये डायरेक्शन मिला हुआ है। तो हमने एसीबी में आकर मामला दर्ज कराने के लिए आवेदन डाला है और डीजी साहब से आश्वासन मिला है कि इस पर जो है से अध्ययन करके हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। कि कैसे मोमेंटम झारखंड एक ऑर्गेनाइज करने के नाम पे हम समझते हैं कि हजारों हजार कटआउट्स और पोस्टर्स लगाए गए मुख्यमंत्री का और किसी का नहीं, क्योंकि ये पीआर एक्सरसाइज था पब्लिक के पैसे से। लाख कोशिशों के बावजूद राज्य में साइबर अपराधियों के खिलाफ पूरी कामयाबी हाथ नहीं लग पा रही है। जिस रफ्तार से इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके दोगुने रफ्तार से इनके क्राइम का ग्राफ भी बढ़ रहा है। ताजा मामले में बोकारो के 40 बीडीओ इनके शिकार हुए हैं। जमशेदपुर और धनबाद से आई इन दोनों तस्वीरों को देखिए। दोनों ही जगहों पर साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस को सफलता हाथ लगी है। कई साइबर अपराधी सलाखों के पीछे भी पहुंचाए गए, पर गिरफ्तारियों से आगे बढ़कर साइबर अपराधी लगातार बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामले में इन साइबर अपराधियों ने 50 के वीडियो को ही लाखों का चूना लगाया है। 50 वीडियो को लगाया लाखों का चूना। साइबर क्राइम से बच नहीं पाए वीडियो। खाते से 10,67,000 रुपए गायब। 3 बैंक के खाते से उड़ाए गए रुपए। फोन के जरिए वीडियो से ठगी। योनो ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला और मेरा एटीएम नंबर खाली डालने के लिए बोला। बस इतना ही बोला, कोई पासवर्ड नहीं लिया ना, बाकी कुछ नहीं लिया। फिर उसको हैकिंग कर लिया और हैकिंग करने के माध्यम से कि 4 से 6 तारीख तक उन्होंने ये सब धोखाधड़ी किया है। इस संबंध में मैंने प्राथमिकी अविलंब 7 तारीख को साइबर क्राइम से संपर्क करते हुए सेक्टर 4 थाने में दर्ज किया। दरअसल 50 के वीडियो संजय शांडिल्य को उनके फोन नंबर पर कॉल आया। फोन पर एसबीआई योनो ऐप डाउनलोड करने की बात कही गई और वीडियो साहब के ऐसा करते ही उनके 3 बैंक के खाते से 10,67,000 रुपए गायब। वीडियो साहब को शक बैंक पर है तो पुलिस का दावा है कि अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द मामले को सुलझा लिया जाएगा। 10,60,000 रुपये जो है उनके अकाउंट से निकाल लिया गया है। हम लोग इसमें चिन्हित कर लेंगे। इसी तरह के एक मामले में हम लोगों ने ब्रेक थ्रू किया है। वो अपराधी लोग चिन्हित हो गए हैं। वो देवघर साइड के क्रिमिनल हैं। निकट भविष्य में इस पर से ठगी लाखों की है, शिकार वीडियो हुए हैं और दावे पुलिस के हैं कि अपराधी जल्द गिरफ्तार हो। पर साइबर अपराधियों के बुलंद हौसले का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस जगह पर वीडियो भी उनके शिकार हो गए, वहां आम लोगों का क्या हाल होगा। ज्ञानेंदु जयपुरिया, न्यूज़ 18, बोकारो। 108 फीट की ऊंचाई पर शान से तिरंगा फहराया गया। रक्षा प्रतिष्ठानों में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा यह फहराया गया 28वां तिरंगा है। झारखंड की राजधानी रांची के नाम एक और सम्मान जुड़ गया है। वार मेमोरियल में 108 फीट की ऊंचाई पर विशाल तिरंगा लहराया गया। 30 फीट चौड़ाई और 45 फीट लंबाई का यह झंडा अब यहां शान से लहराएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नवीन जिंदल और जीओसी 23 इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल संजय पुरी मौजूद रहे। ये हमारे संविधान, हमारे राष्ट्रीय ध्वज और हमारे देश की ये ताकत है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगी
ये राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का सम्मान एवं गौरव का प्रतीक है। वार मेमोरियल में फहराए गए तिरंगे की खासियत पर नजर डाले तो विशाल तिरंगे का वजन है 18 किलोग्राम। पॉलिएस्टर फैब्रिक से बना है विशाल तिरंगा। विशेष मुद्रण प्रणाली से मुद्रित है झंडे का चक्र। रक्षा प्रतिष्ठानों में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का 28वां झंडा। 2009 में की गई थी विशाल स्मारक पोल की परिकल्पना। हरियाणा के कैथल में 207 फीट ऊंचा पहला स्मारक फ्लैग पोल। दिल्ली, पुणे सहित दूसरे शहरों में 75 फ्लैग पोल स्थापित। देश भर में 108 फीट ऊंचाई के 63 स्मारक फ्लैग पोल। देश में 207 फीट ऊंचाई के 12 स्मारक फ्लैग पोल। यह तिरंगा जो हमारे सामने लहरा रहा है, यह हमारे राष्ट्रीय गौरव और सम्मान का प्रतीक है। यह हम सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधता है। मुझे सरोजिनी नायडू जी के वो शब्द याद आ रहे हैं जब उन्होंने कहा था कि इस ध्वज के नीचे ना कोई राजा है, ना कोई रंग, ना अमीर ना गरीब, ना मालिक है ना मजदूर है। इस झंडे के नीचे हम सब एक समान हैं। यह हमारे महान राष्ट्र की आत्मा और हर एक भारतीय की दिल की धड़कन है। जाहिर है आन बान और शान का प्रतीक ये तिरंगा राजधानी रांची को और गौरवान्वित कर रहा है। नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। चाईबासा में नागरिकता कानून के समर्थन में विशाल जुलूस निकाला गया। हिंदू संगठनों की इस रैली में तिरंगा लेकर हजारों लोग शामिल हुए। चक्रधरपुर के पोटला से निकला यह जुलूस मारवाड़ी स्कूल मैदान जाकर खत्म हुआ। जुलूस में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने झारखंड और बंगाल सरकार को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का भी अधिकार है। केंद्र द्वारा बनाया कानून को हर हाल में राज्य सरकारों को लागू करना होगा। सरकार सीएए कानून को नहीं मानेगी, तुम्हारा बाप मानेगा। पश्चिम बंगाल की सरकार भी बोल रही है, ममता दीदी लगातार बोल रही है कि मैं इस कानून को नहीं मानता। केंद्र की सरकार में वो ताकत है, तुम्हें क्षण भर भी नहीं लगेगा कि तुम्हारी सरकार को बर्खास्त करने का ताकत। नागरिकता कानून के खिलाफ 21 जनवरी को आरजेडी मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक विरोध मार्च निकालेगा। रांची के प्रदेश कार्यालय में मंत्री सत्यानंद भोक्ता के अभिनंदन समारोह में प्रदेश प्रभारी ने यह जानकारी दी। इस मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि जनता की आकांक्षाओं पर सरकार खरी उतरेगी। मुख्यमंत्री हेमंत एनपीआर के सवाल पर और लोकतंत्र बचाने के सवाल पर, संविधान बचाने के सवाल पर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अरमान बचाने के सवाल पर और जो है शिक्षण संस्थाओं को बचाने के सवाल पर यह जो है जोरदार जो है हमारे दल की ओर से मार्च होगा और उसमें हम लोगों ने आह्वान किया है कि सभी लोग जो है आएंगे। जनता ने जो आशा विश्वास के साथ अपना कीमती बहुमूल्य वोट देकर महागठबंधन को चुना है, हम लोग उनके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। चलिए सियासत से बात अब क्रिकेट की। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इसी साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपने बल्ले का कमाल दिखा सकते हैं। धोनी के क्रिकेट से संन्यास के अटकलों के बीच टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने बड़ा बयान देकर क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। फिर बल्ले से कमाल दिखाएंगे माही। धोनी के बल्ले से फिर होगी चौके छक्कों की बौछार। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में धोनी दिखाएंगे कमाल। संन्यास की अटकलों पर कोच रवि शास्त्री ने लगाया विराम। And at his age, I think probably the only format he would want to play is T20 cricket, which means he will have to start playing again, get into the groove because he's definitely going to play the IPL. टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री का यह बयान क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कनों को बढ़ाने वाला है।
तो दिल थाम कर एक बार फिर सुनिए कि रवि शास्त्री ने क्या कहा। And at his age, I think probably the only format he would want to play is T20 cricket, which means he will have to start playing again, get into the groove because he's definitely going to play the IPL. टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने कहा कि धोनी खुद को अपनी टीम पर थोपने वाले खिलाड़ियों में से नहीं है। वो अपने वनडे करियर को तो अलविदा कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से T20 खेलना जारी रखेंगे। यानी ऑस्ट्रेलिया में इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में धोनी अपने बल्ले से चौके छक्कों की बौछार करते नजर आएंगे। इसके साथ ही रवि शास्त्री ने धोनी के क्रिकेट से संन्यास की अटकलों पर विराम लगा दिया है। हालांकि रांची के युवा क्रिकेटर कोच रवि शास्त्री की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि धोनी में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है और वो अगले 10 सालों तक क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ही इज द बेस्ट, देयर इज नो वन हु कैन रिप्लेस हिम। सो हम लोग चाहते कि वो और 10 इयर्स तक खेले और फिट है वो। तो सबसे पहले तो धोनी सर रिटायरमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि धोनी सर अभी बहुत खेले, करीब 10-12 साल अभी कंटिन्यू वो खेले। ऋषभ पंत धोनी सर की जगह कोई नहीं ले सकता। ऋषभ पंत को मतलब इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि मतलब धोनी सर के रिप्लेसमेंट बोला जा रहा है। ऐसे नहीं है, ऋषभ पंत है और धोनी सर है। सबकी नजर अभी हाल फिलहाल होने वाले आईपीएल मैच पर टिकी रहेगी, लेकिन रांची के लोग, रांची की विमेन क्रिकेटर्स चाहती हैं कि धोनी अभी 10-15 साल तक और खेलते रहें। कैमरामैन संत के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास के लिए लातेहार जिले को देश भर के आकांक्षी जिलों में तीसरा स्थान मिला है। नीति आयोग द्वारा सूची में पहले स्थान पर त्रिपुरा के दालिया, दूसरे स्थान पर हरियाणा के मेवात और तीसरे स्थान पर लातेहार है। आकांक्षी जिलों की यह सूची नवंबर 2019 के लिए जारी किए गए हैं। नीति आयोग द्वारा चयनित जिलों को केंद्र सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए गए। लातेहार के टॉप 3 में आने से स्थानीय सांसद और जिला प्रशासन उत्साहित है। ये उपलब्धि इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जिले आज तक विकास के क्रम में पिछड़ा कहे जाते थे, उसको नए तरीके से परिभाषित करके आकांक्षी जिलों की एक सूची बनाई और उसके लिए विशेष रूप से यहाँ से कुछ स्टेप्स उठाए गए। हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को जहाँ तक हो सके उसमें बढ़ोतरी की जाए। पिछले 4-5 महीने में जो प्रयास किए गए हैं, 6 महीने में जो प्रयास किए गए हैं, उन्हीं का ये छोटा सा एक फल है कि हम लोग आज तीसरे रैंक पे आए हैं। इसमें सभी का बहुत बड़ा सहयोग है, टीचर्स का, अभिभावक का। इसके साथ साथ जिला सरकार वो भी हम लोग को काफ़ी मदद करते हैं। इस बार समय पुस्तक, कॉपी बच्चों लोग को दिया गया था। टीचर्स भी सही समय पे बहाल किए गए थे, जिससे सब पढ़ाई होने लगी तो बच्चे भी स्कूल आने लगे। पहले तो टीचर्स नहीं थे स्कूल में, इसलिए पढ़ाई ज़्यादा नहीं होता था, इस कारण बच्चे भी नहीं आते थे। लेकिन अब झारखंड सरकार ने कुछ ऐसा किया कि सब स्कूल में सब विषय के टीचर्स भी आ गए हैं। गोड्डा के पुड़ैयाहाट में फर्जीवाड़ा का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी जांच बेहद जरूरी है, इसलिए क्योंकि यहां वैसे शख्स आकर जमीन खरीद रहे हैं, आवास योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिनकी पहचान संदिग्ध है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन लोगों को ही मिले जो योजना के हकदार हैं, जरूरतमंद हैं। पर सरकारी बाबुओं की मदद से कई ऐसे लाभुक हैं जिन्होंने लाभुकों के चयन प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए हैं। पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा, घर बनाकर बेच रहे लोग। 7 लाख रुपए में बेचे 3 घर बेचकर चारों लाभुक गायब। संपेरा प्रजाति के थे चारों लाभुक, मूलवासी नहीं होने के बाद भी लिया लाभ। एसपीटी एक्ट के खिलाफ जमीन की खरीद बिक्री, गांव के ही दूसरे संपेरा को बेचे सभी घर। मेरा नाना नानी के था तो बेच के चले दोनों। हाँ। तो लोग बेच दिया। हाँ। किसको बेच दिया? यहीं के आदमी को। हाँ। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहां संपेरा प्रजाति के लोगों ने भी उठाया। किसी को नहीं मालूम ये आए कहां से थे, यहां जमीन कैसे खरीदी, योजना का लाभ उठाकर घर कैसे बनाया। और अब मामला उजागर होने के बाद जब जिम्मेदार लपेटे में आए तो आरोपों का पासा एक दूसरे पर फेंकने लगे। प्रखंड का भी स्तर से इसका मैंने देख रेख कुछ हुआ। वो लोग आदेश भी दिए कि मैंने लिखित आदेश नहीं दिए, मौखिक दिए,
इसके चलते सारा आधार है, इसके लिए हम भी आवास उनका कर दिए। अब बीच में सुनने में आया कि मैंने ये अपना आवास बेच के यहाँ से निकल के चले गए। 2017-18 में चारों लाभुकों को योजना की राशि मिल गई। 6 महीने पहले वे घर बेचकर कहां गायब हो गए, इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। अब मामला सामने आने के बाद डीसी ने एक लहजे में कहा कि जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई जरूर होगी। प्रधानमंत्री आवास में ये काफ़ी गंभीर अनियमितता है। जिला स्तर से एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। कमेटी इसकी जांच करेगी और दोषियों पर कार्रवाई करेगी। बहरहाल फर्जीवाड़े के इस खुलासे के बाद कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं जिनकी जांच जरूरी है। ये लोग कहां से आए थे, जमीन कैसे खरीद ली और प्रधानमंत्री आवास का घर बेच कैसे दिया। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, गोड्डा। सरायकेला जेल ब्रेक कांड में पिछले 8 सालों से फरार आरोपी बबलू बागती छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अंबिकापुर की गांधीनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। 17 अगस्त 2011 को जेल ब्रेक की घटना को अंजाम दिया गया था। बबलू को छोड़कर बाकी सभी आरोपी या तो गिरफ्तार किए जा चुके थे या एनकाउंटर में मारे गए थे। ऐसे में बबलू की गिरफ्तारी से जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली है। 17 अगस्त 11 को यह घटना घटी थी, एस्केप की घटना, जिसमें 6 बंदी पलायित हुए थे। उसमें एक बंदी बाहर में इनकाउंटर में मारा गया था और 5 पलायन, जिसमें 4 रिकैप्चर्ड हुए थे। बलराम साहू, सोमरा हंसदा, गणेश प्रमाणिक और राखायल कंड्यान। एक बंदी बबलू बागती जो रिकैप्चर नहीं हुआ था, वो अभी छत्तीसगढ़ में किसी दूसरे केस में जो पकड़ा गया। झारखंड बार काउंसिल और नेशनल फोरम ऑफ SC/ST के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बार काउंसिल ने दिल्ली सरकार की तर्ज पर झारखंड सरकार से भी वकीलों के कल्याण के लिए अलग से बजट में प्रावधान करने की मांग की। वहीं नेशनल फोरम ऑफ SC/ST एंड OBC ने बंद सरकारी स्कूलों को फिर से खोलने समेत कई मांगों को राज्यपाल के सामने रखा। झारखंड की भी सरकार हम लोग को कम से कम 50 करोड़ रुपया जो है अपने बजट में निर्धारित करे ताकि हमारी कल्याणकारी योजनाएं चलती रहें। उसी तरह से आयुष्मान भारत की योजना है, उसमें भी हम लोगों ने जोड़ने का आग्रह किया है। इसका सामूहिक बीमा योजना हम लोगों ने कहा है कि सामूहिक बीमा योजना हमारी ज़रूरत है, उसको सभी अधिवक्ताओं का, उनके परिजनों का सामूहिक बीमा योजना होना चाहिए। और ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले अधिवक्ता, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र से हों, आदिवासी बहुल क्षेत्र से हों, अनुसूचित क्षेत्र से हों, उन सब के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए एक धनराशि मुहैया कराई जाए ताकि एक बेहतर तरीके से प्रशिक्षण हम लोग दें उनको। कि सरकारी स्कूल जो 1200 से अधिक बंद किए गए हैं उनको चालू किया जाए, क्योंकि 1200 स्कूल जो बंद हो गए हैं, बच्चों के अधिकारों में एक तरह से बाधा उत्पन्न हो गया है और जो ट्रेंड टीचर हैं उनके रोजगार में भी अवसर खत्म हो गया है। दूसरा है कि ये CNT एक्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि CNT एक्ट लागू तो होता है, लेकिन यदि कोई SC या ST जनरल की ज़मीन खरीदता है तो उसकी प्रॉपर्टी फिर CNT में हो जाती है।